हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी हर दिन की मेहनत का पैसा आपके लिए काम करने लगे तो 10 साल बाद आप कहाँ होंगे। अब सोचिए, अगर वही पैसा आप बिना सोचे समझे कहीं भी दांव पर लगा दें तो 10 साल बाद क्या बचेगा। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान वित्तीय आजादी की राह पर चलेगा या कर्ज और तनाव में डूबा रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा खेल रहे हैं। अगर आपने यह फर्क पहचान लिया तो यही किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। क्या आपका पैसा स्थिर नाव पर सफर कर रहा है या तूफानी लहरों में डगमगा रहा है। बेंजामिन ग्राहम शुरुआत में एक बुनियादी लेकिन बेहद ही अहम फर्क बताते हैं। निवेश और सट्टा अलग चीज है। दिखने में दोनों समान लगते हैं, पैसा लगाना, रिटर्न की उम्मीद करना, लेकिन हकीकत में निवेश एक अनुशासित प्रक्रिया है जबकि सट्टा एक खेल है जिसमें किस्मत का दांव ज्यादा है। अधिकांश लोग इस फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। वे शेयरों को लॉटरी टिकट की तरह खरीदते हैं, मीडिया की हेडलाइंस या अफवाहों पर भरोसा कर बैठते हैं और जब मार्केट गिरता है तो घबरा कर सब बेच देते हैं। यानी अनजाने में निवेशक नहीं, सट्टेबाज बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। ग्राहम का नियम सीधा है, इन्वेस्टमेंट करो सुरक्षा के साथ ताकि वाजिब रिटर्न मिले, और उसके लिए गहन विश्लेषण करना जरूरी है। सट्टे में बस उम्मीद होती है, अनिश्चितता रहती है क्योंकि वो बिना आधार के जोखिम लिया जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो खुद से ये पूछे, मैं ये कदम उठा क्यों रहा हूँ। क्या इसमें सुरक्षा और तर्क है या सिर्फ रोमांच और लालच। कल्पना करें, दो लोग शेयर बाजार में घुसे। पहला सोच समझकर मजबूत कंपनियों को चुने और सालों तक टिका रहे। दूसरा शोर और अफवाहों के पीछे भागता रहा। कुछ साल बाद पहला आदमी स्थिर अमीरी तक पहुंचा और दूसरा कर्ज में डूब गया। यही निवेश बनाम सट्टे की असली तस्वीर है। आज खुद से पूछिए, आपका आखिरी निवेश निर्णय क्या था। उसे लिखिए और तय कीजिए, वो निवेश था या सिर्फ सट्टा। अब जब फर्क समझ आ गया तो अगला सवाल है और बड़ा है, महंगाई आपकी मेहनत की कमाई को कैसे खा जाती है। यही जानेंगे अगले चैप्टर 2, द इन्वेस्ट एंड इन्फ्लेशन। आपकी मेहनत की कमाई बढ़ रही है या हर साल महंगाई चुपचाप उसे खा रही है। बेंजामिन ग्राहम यहाँ बताते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा गिरता बढ़ता शेयर बाजार नहीं बल्कि महंगाई है। महंगाई चुपचाप आपकी जेब से पैसे की असली ताकत छीन लेती है। यानी आज जो 100 रुपए से आप चीज खरीद सकते हैं वही 10 साल बाद 200 रुपए में भी शायद न खरीद पाए। बहुत से निवेशक ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ नॉमिनल रिटर्न देखते हैं, जैसे मेरा पैसा 6% बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसी समय महंगाई 7% है तो असल में आपकी वेल्थ घट रही है। समस्या ये है कि महंगाई को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि सेविंग ही काफी है। ग्राहम का समाधान साफ है, हमेशा रियल रिटर्न देखें। नॉमिनल रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे एसेट चुनें जो समय के साथ महंगाई को मात दे सके। शेयर मार्केट में मजबूत कंपनियां, रियल एस्टेट, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स लंबे समय तक आपकी खरीद शक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी सिर्फ पैसा बढ़ना नहीं चाहिए, पैसे की ताकत भी बढ़नी चाहिए। कल्पना कीजिए, आपका बैंक अकाउंट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब आप बाजार में सामान खरीदने जाएं तो पाएं कि वही पैसे से अब कम चीजें मिल रही है। आपके नोट तो बढ़े पर उनकी ताकत घट गई। यही है महंगाई की अदृश्य चोट। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, लेकिन अगर महंगाई उससे तेज हो तो यही चमत्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, महंगाई और बाजार की चाल को समझकर भी क्या हम लंबे समय की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री से सीख सकते हैं। जानेंगे अगले चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। अगर आप बाजार की 100 साल की कहानी सुने, उसमें आपको जीत के साथ साथ कई बार वैसा ही धोखा भी दिखेगा जो आज भी नए निवेशकों को फंसा देता है। बेंजामिन ग्राहम
हमें एक लंबी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे शेयर बाजार ने पिछले सैकड़ों सालों में चढ़ाई, गिरावट, बुल रन और क्रैश देखे हैं। जब आप केवल आज की खबरें पढ़ते हैं तो अतीत की वो पैटर्न दिखाई नहीं देती जो बार बार दोहराती है। इतिहास पढ़ने से हमें समझ आता है कि बाजार की भावनाएं कितनी दोहरावदार होती है और यही समझ इंटेलिजेंट निवेशक को भीड़ से अलग करती है। लोग अक्सर 3 चीजों से फंस जाते हैं। हालिया तेज बढ़त को हमेशा जारी समझ लेना, अतीत की बड़ी गिरावटों को भूल जाना और इतिहास की समान परिस्थितियों में क्या हुआ यह न देखना। इन वजह से निवेशक ऊंचे भाव पर खरीद लेता है और गिरावट में घबरा कर बेच देता है। यहीं पर सबसे भारी नुकसान होते हैं। ग्राहम किसी एक सरल पर शक्तिशाली है। इतिहास से पैटर्न सीखो और उन्हें अपनी रणनीति में स्थान दो। बाजार के लंबी अवधि के रुझान ट्रेड्स बताते हैं कि अस्थायी उछाल और गिरावट सामान्य है। इसलिए निवेशकों को शॉर्ट टर्म शोर से बचकर लॉन्ग टर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि समय समय पर पैनिक में बिके हुए शेयर बाद में अच्छे मूल्य पर लौट आते हैं और जो निवेशक धैर्य रखता है वो लाभ पाता है। जेसी लिवरमोर ने बाजार में तेज तर्रार ट्रेडों से बहुत ऊंचा लाभ कमाया, पर इतिहास की बार बार की लहरों ने उसे भी प्रभावित किया। अंततः उनकी कहानी स्पेक्युलेटिव भावनाओं का सच बताती है कि जो बिना नियम के गति में आते हैं वे अक्सर भारी नुकसान भी देखते हैं। इतिहास समझ गया। अब अगला बड़ा सवाल है, आप एक सामान्य निवेशक की तरह अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। क्या आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जोखिम उठाए बिना? यही है डिफेंसिव निवेशक की कला। हर कोई शेयर बाजार में तेज भागता हुआ शेयर नहीं बनना चाहता। कई लोग बस चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, धीरे धीरे बढ़े और उन्हें रात को चैन की नींद मिले। बेंजामिन ग्राहम ऐसे ही लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। डिफेंसिव निवेशक की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वे लालच में पड़कर ज्यादा रिस्क न लें और डर के मारे पैसे को सिर्फ बचाने में भी न अटक जाएं। अगर वे सिर्फ बैंक सेविंग में पैसा रखते हैं तो महंगाई उसे खा जाएगी। अगर वे अंधाधुंध शेयरों में कूदते हैं तो घाटे का खतरा है। यानी सुरक्षित और स्थिर बैलेंस बनाना कठिन है। ग्राहम का सुझाव है डिफेंसिव निवेशकों को बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए, लगभग 50% सुरक्षित बॉन्ड्स में और 50% शेयर में, ताकि अगर शेयर बाजार गिरे तो बॉन्ड्स सुरक्षा दे और अगर बॉन्ड्स कम रिटर्न दे तो शेयर वृद्धि दिखाए। उन्हें बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बस साल में 1-2 बार ही रीबैलेंस करना काफी है। और सबसे अहम, वे भरोसेमंद और स्थिर कंपनियों के शेयर चुने, न कि अनजाने या ज्यादा चर्चित लेकिन अस्थिर कंपनियां। कल्पना कीजिए, एक साधारण परिवार हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता है। उनके पास न तो टाइम है न विशेषता, लेकिन उनका पोर्टफोलियो संतुलित है। सालों बाद जब वे रिटायर होते हैं तो उनके पास एक स्थिर, सुरक्षित और पर्याप्त धन होता है, बिना किसी बड़े झटके के। लेकिन डिफेंसिव निवेशक सिर्फ बॉन्ड्स तक सीमित नहीं, उन्हें शेयर चुनने का भी तरीका चाहिए। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। क्या डिफेंसिव निवेशक भी शेयर बाजार से फायदा उठा सकता है बिना नींद खोए, बिना बड़ा रिस्क लिए? जवाब है हाँ, अगर वो सही शेयर चुने। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं कि डिफेंसिव निवेशक को भी कॉमन स्टॉक्स रखने चाहिए, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड्स महंगाई से बचाव नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि कौन से शेयर और किस रणनीति से। शेयर चुनते वक्त आम समस्या ये होती है, लोग ट्रेंड देखकर या दोस्तों की सलाह पर निवेश करते हैं। वे बड़ी नामी कंपनियों के पीछे भागते हैं, भले ही उनका भाव बहुत महंगा क्यों ना हो, या फिर वे छोटे अनजान शेयरों में जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। डिफेंसिव निवेशकों को
इस शोर से बचना पड़ता है। ग्राहम की सलाह है कि डिफेंसिव निवेशकों को कुछ आसान नियम अपनाने चाहिए। फर्स्ट, क्वालिटी। सिर्फ बड़ी, स्थिर और लंबे समय से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को चुनें। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन। 10 से 30 अलग अलग शेयर चुनें ताकि रिस्क फैल जाए। थर्ड, मॉडरेट प्राइस। शेयर तभी खरीदें जब उनका दाम वाजिब हो, बहुत ऊंचा न खरीदें। फोर्थ, पेशेंस। बार बार ट्रेडिंग नहीं करें, लंबे समय के लिए होल्ड करना सीखें। लेकिन अगर आप डिफेंसिव नहीं बल्कि थोड़े आक्रामक यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो क्या रणनीति होगी, जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। अगर आप थोड़ा आगे बढ़कर अधिक रिटर्न चाहते हैं तो कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान देती, पहले उनसे बचना है तभी आगे बढ़ना है। एंटरप्राइजिंग निवेशक वो होता है जो रिस्क उठाकर अधिक लाभ की कोशिश करता है, पर बेंजामिन ग्राहम यहाँ पहले नेगेटिव अप्रोच बताता है, यानी सबसे पहले उन रणनीतियों और विकल्पों से बचें जो अक्सर नुकसान देती है। यह अध्याय बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार बचने से ही आप बचत कर लेते हैं और बेहतर मौके ढूंढ पाते हैं। एंटरप्राइजिंग निवेशक का प्रमुख झुकाव 3 गलतियों की तरफ होता है। फर्स्ट, हॉट स्टॉक्स में जल्दी कूदना जिन्हें मीडिया और चर्चा ने इन्फ्लेक्टेड कर दिया हो। सेकंड, अत्यधिक लेवरेज लेना, कर्ज पर ज्यादा सौदा करना जिससे गिरावट में नुकसान बहुत बड़ा होता है। थर्ड, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बहुत बड़ी जटिल कन्वर्सेबल या वाइंस को बिना समझे अपनाना। इनका सबसे बड़ा परिणाम छोटा मौका बड़ा नुकसान। ग्राम का नेगेटिव नियम सरल है, पहले क्या नहीं करना तय करो, फिर क्या करना है तय करो। कुछ स्पष्ट ना कहना जिन्हें इंटरप्राइजिंग निवेशक अपनाएं। ना केवल अफवाह पर खरीद न करें, ना अत्यधिक मार्जिन या लेवरेज का इस्तेमाल न करें, ना उन सुरक्षा प्रकारों में न जाओ जो आप समझते ही नहीं, जटिल डेरिवेटिव्स बिना ज्ञान के। इसके बाद ग्राम कुछ सकारात्मक सुझाव भी देता है, जानेंगे अगले चैप्टर। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। अगर आप जोखिम समझकर उठाएं और सही जगह पर सक्रिय रहें, क्या आप अपने निवेश को सामान्य मुनाफे से ऊपर ले जा सकते हैं? हाँ, पर तरीका और अनुशासन जरूरी है। एंटरप्राइजिंग निवेशक वो होता है जो अवसर ढूंढकर अतिरिक्त रिटर्न चाहता है। इस चैप्टर में ग्राम पॉजिटिव रणनीतियां बताते हैं, यानी वे चीजें जो करके एंटरप्राइजिंग निवेशक बेहतर परिणाम पा सकता है, बशर्ते वो समझदारी और तैयारी रखें। एंटरप्राइजिंग रास्ता आसान नहीं है, इसलिए कई निवेशक असफल हो जाते हैं। सही मौका पहचानना मुश्किल है, रिसर्च में समय और हुनर चाहिए। गलत फैसलों की कीमत ऊंची हो सकती है। सिर्फ उत्साह और थोड़ी सी रकम से आप सफल नहीं बनते, आपको विश्लेषण, डिसिप्लिन और एग्जिट प्लान चाहिए। ग्राम की पॉजिटिव साइड पर कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं जो एंटरप्राइजिंग निवेशक अपना सकते हैं। फर्स्ट, डीप वैल्यू खोजें, ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट प्राइस असल वैल्यू से कम दिख रहा हो पर बिजनेस मॉडल समझ में आता हो। सेकंड, स्पेशल सिचुएशंस, रीस्ट्रक्चरिंग, स्पिन ऑफ, रीसेट किए गए बिजनेस आदि जहां बाजार ने अस्थायी कारणों से कीमत घटा दी हो। थर्ड, एक्टिव रिसर्च, सालाना रिपोर्ट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मैनेजमेंट हिस्ट्री और कैश फ्लो पर महंगाई से काम करें। फोर्थ, स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज, छोटी कंपनियां जिनमें ग्रोथ का मौका हो पर यहाँ रिस्क ज्यादा है, इसलिए पोजीशन साइजिंग और एग्जिट प्लान खास आवश्यक है। 5, टैक्टिकल ट्रेडिंग, अल्पकालिक अवसरों पर सीमित और नियंत्रित ट्रेड, पर इसे केवल तब करें जब नियम स्पष्ट हो। इन रणनीतियों पर काम करके एंटरप्राइजिंग निवेशक लंबे समय में अतिरिक्त रिटर्न पा सकता है, पर हर कदम पर रिस्क कंट्रोल चाहिए। अब हमने डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग दोनों की रणनीतियां देख ली। अगला अध्याय बताएगा कि बाजार की उतार चढ़ाव, मार्केट फ्लक्चुएशन में कैसे शांत रहें और अवसर पहचानें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8,
द इन्वेस्ट एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। बाजार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है और क्या वह आपका सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? जो निवेशक इसे समझ लेता है वही जीतता है। ग्राम इस अध्याय में बताता है कि मार्केट की उतार चढ़ाव का मतलब केवल कीमतों का खेल नहीं, ये इंसानी मनोविज्ञान और अवसरों का भी खेल है। एक समझदार निवेशक भावनाओं से अलग होकर इन उतार चढ़ावों को अवसर के रूप में देखता है, न कि खतरे के रूप में। अधिकांश निवेशक 3 भावनात्मक चक्करों में फंसते हैं। फर्स्ट, उत्साह में महंगा खरीद लेना। सेकंड, डर में सब बेच देना। थर्ड, अनुशासन खो देना, अपनी रणनीति को भूलकर भीड़ के साथ चल पड़ना। इन कारणों से छोटी छोटी गलतियां समय के साथ बड़े नुकसान बना देती। ग्राम का बड़ा विचार सरल है, मार्केट पर नहीं, वहाँ के मूड पर ध्यान दें। जब बाजार गिरता है, शोर ज्यादा, भावनाएं तीव्र, तभी समझदार निवेशक ठंडे दिमाग से अवसर तलाशते हैं। जब बाजार चढ़ता है, सभी उत्साहित, तभी मूल्य इन्फ्लेटेड हो सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। मार्केट फ्लक्चुएशन को अपना दुश्मन न बनाइए, बल्कि उन्हें समझकर नियम बनाइए। खरीदें जब डर बहुत हो और सतर्क रहें जब भीड़ अंधी हो। ये नियम भावनात्मक फायदे से ज्यादा व्यवहारिक रणनीति है। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। क्या आप सीधे शेयर बाजार में चुनने की झंझट के बिना बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं? फंड्स ये आसान रास्ता दिखाते हैं, पर हर फंड बराबर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फंड का मूल वादा सरल है, छोटे छोटे निवेशक मिलकर बड़े निवेशकों की तरह डाइवर्सिफाइड और प्रोफेशनल मैनेज एक्सपोजर पा सके। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, हेज फंड्स, हर तरह के फंड अलग मकसद और रिस्क दिखाते हैं। इस चैप्टर का लक्ष्य है आपको ये समझाना कौन सा फंड आपके लिए सही है और किन बातों से सावधान रहें। लोग आमतौर पर 3 गलतियां करते हैं। फर्स्ट, फंड का नाम देखकर या पीछे 1 साल के रिटर्न देखकर ही चुन लेना। सेकंड, फीस और एक्सपेंस रेशियो को अनदेखा कर देना। थर्ड, फंड मैनेजर की रणनीति और टारगेटेड रणनीति न समझना। नतीजा, कभी कभी वही फंड जो दिखने में अच्छा था, लंबे समय में कमजोर प्रदर्शन देता है, क्योंकि फीस खाती है और स्टाइल मिसमैच होता है। ग्राम के प्रैक्टिकल ढंग से देखें तो डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड बेहतर रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट के औसत रिटर्न देते हैं बिना बहुत ज्यादा रिस्क के। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए एक्टिवली मैनेज फंड, सेक्टर स्पेसिफिक फंड या स्मॉल कैप फंड अवसर दे सकते हैं, पर यहाँ रिसर्च और हायर फीस का ध्यान रखें। हमेशा फीस, टर्नओवर, टैक्स इफिशिएंसी और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। जब आपका लक्ष्य सुरक्षा और कम निगरानी हो तो लो कॉस्ट इंडेक्स या म्यूचुअल फंड, जब लक्ष्य एलिमेंट अल्फा खोजने का हो तो सेलेक्टिव एक्टिवली मैनेज फंड, लेकिन डिसिप्लिन और एग्जिट रूल के साथ। फंड समझ आ गए, अब अगला सवाल, आपको सलाह कौन देगा, जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 10, द इन्वेस्ट एंड हिज एडवाइजर्स। क्या सलाह देना या लेना आपको अमीर बनाता है या असमंजस में फंसा देता है? यही सलाह और गलत सलाह के बीच एक फर्क आपकी संपत्ति का भविष्य तय कर सकता है। हर निवेशक को कभी न कभी सलाह की जरूरत पड़ती है, बैंकर से लेकर मित्र तक। ग्राम इस अध्याय में कहते हैं सलाह लेना स्वाभाविक है, पर सलाह मांगने और उसका अंधा भक्ति अलग बात है। सवाल यह है कि किस सलाह पर भरोसा करें, किसे चुनें और कब खुद निर्णय लें। लोग अक्सर इन मुश्किलों में फंस जाते हैं। सलाह देने वाला पेशेवर हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य और आपका उद्देश्य अलग हो। सलाह मुफ्त में या इंटरनेट पर ढेरों स्रोतों से मिलती है, पर क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं रहता। और सबसे बड़ी मुश्किल, ये सलाह मेरी वित्तीय स्थिति और लक्ष्य के अनुकूल है भी या नहीं पर ध्यान देना। इन कारणों से कई बार लोग दूसरों की सलाह पर चलते हुए अपनी रिस्क टॉलरेंस भूल जाते हैं। ग्राम के प्रैक्टिकल निर्देश साफ है। फर्स्ट, ये पहचाने कि आपको किस तरह का
एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल प्लानर, ब्रोकर, टैक्स कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सेकंड, सीधे अपने लक्ष्य बताइए, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या इनकम जनरेशन। सलाह तभी उपयोगी है जब वो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। थर्ड, फीस और इंटरेस्ट देखें, एडवाइजर के इंसेंटिव क्या है, क्या वो कमीशन पर चलता है या फी बेस्ड है। फोर्थ, सवाल पूछें और डॉक्यूमेंटेशन मांगे। स्ट्रेटेजी, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्टिव कंडीशंस लिखित में लें। 5, स्मॉल टेस्ट, बड़े बदलाव से पहले छोटी छोटी सलाहें आजमाएं और उनके परिणाम देखें। इस तरह इन सरल कदमों से सलाह आपका मददगार बन सकती है, वरना भ्रम और लागत दोनों बढ़ सकती है। अब जब हम सलाह और सलाहकारों के बारे में समझ गए, अगला अध्याय बताएगा कि आम निवेश के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे करें। चैप्टर 11, क्यूरियोसिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। क्या आप बिना MBA या एक्सपर्ट बने किसी कंपनी के शेयर को समझकर सही फैसला ले सकते हैं? हाँ, एक साफ प्रैक्टिकल तरीका है जो रोजमर्रा के इंसान के लिए काम करता है। बहुत से लोग सिक्योरिटी एनालिसिस को जटिल गणित और महीनों की पढ़ाई समझते हैं। ग्राहम का कहना है कि एक ले निवेशक यानी वो जो प्रोफेशनल एनालिस्ट नहीं है, भी सरल पर मजबूत ढांचे से कंपनियों का आकलन कर सकता है। असल में जरूरी चीजें कुछ बुनियादी सवालों तक सीमित है। क्या कंपनी पैसे बना रही है? क्या उसका कर्ज संभालने लायक है? क्या कीमत उसके बिजनेस के अनुरूप है? अगर आप इन सवालों का व्यवस्थित जवाब खोज लें तो आप बेहतर निवेशक बन सकते हैं और अच्छे निर्णय ले सकते हैं। ले निवेशक के सामने 3 बड़ी दिक्कतें आती है। फर्स्ट, बहुत सारी जानकारी, सालाना रिपोर्ट, प्राइस चार्ट, न्यूज, ब्लॉग, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सेकंड, इम्पर्सनल निर्णय, मार्केट हाइप और डर आपको तार्किक सोच से दूर कर देते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी की जटिलता, अर्निंग्स, कैश फ्लो, लायबिलिटीज, ये शब्द डराते हैं। इन चुनौतियों का निवारण सिंपल रूल्स और चेकलिस्ट से किया जा सकता है, पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप छोटा छोटा सिस्टमेटिक काम करके बड़ा अंतर ला सकते हैं। ले एनालिसिस का प्रैक्टिकल तरीका 5 स्टेप में समेटा जा सकता है। फर्स्ट, बिजनेस को समझना, कंपनी क्या बेचती है, उसका मार्केट पोजीशन क्या है और क्या ये सेवा आने वाले सालों में भी मांग में रहेगी। सेकेंड, फाइनेंशियल हेल्थ, 3 तरह के मैट्रिक्स देखें, अर्निंग्स रेट, डेट टू इक्विटी रेशियो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर ये पॉइंट मंद दिखे, कंपनी मजबूती का संकेत देती है। थर्ड, वैल्यूएशन सेंस, हमेशा प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो और प्राइस टू बुक PB को पीयर से कंपेयर करें, बहुत ऊंचा होना चेतावनी है। फोर्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या मैनेजमेंट ईमानदार और कंसिस्टेंट रही है, क्या वे शेयर होल्डर फ्रेंडली फैसले लेते हैं। 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एग्जिट प्लान, खरीदने से पहले सोचें, अगर 20 से 30% गिरावट आ जाए तो क्या करेंगे, ये तय होना चाहिए। इस तरह स्टेप से आप जटिल एनालिसिस को रोजमर्रा की समझ में बदल लेते हैं। अब जब आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, अगला अध्याय बताएगा कि पर शेयर अर्निंग्स के बारे में कौन सी बातें सचमुच मायने रखती है और किन जालों से बचना चाहिए। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसीडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स, क्या वो नंबर जो हर रिपोर्ट में चमकता है, पर शेयर अर्निंग्स सच में आपको कंपनी की असल सेहत बताता है या इसमें कहीं फंदे ट्रैप्स छिपे होते हैं। पर शेयर अर्निंग यानी प्रति शेयर कमाई, यह इन्वेस्टर का पसंदीदा शॉर्टकट है यह जानने के लिए कि कंपनी कमाई कर रही है या नहीं। पर बेंजामिन ग्राहम चेतावनी देते हैं, अकेला ये नंबर अक्सर भ्रामक हो सकता है। अक्सर कंपनियां अकाउंटिंग तरीका, वन ऑफ आइटम्स और शेयर अकाउंट में बदलाव करके इस नंबर को दर्शाती है। इस अध्याय का काम है आपको बताना क्यों इस तरह में जाकर देखना चाहिए। अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के कारण पर शेयर अर्निंग में जो पिटफॉल्स होते हैं, वन टाइम आइटम्स, बड़े छोटे मुनाफे जो बार बार नहीं आते, इन्हें सामान्य अर्निंग्स से
अलग करना चाहिए। शेयर डाइल्यूशन, नए इक्यारे जारी होने से ईपीएस कम दिखता है। दूसरी ओर बायबैक से ईपीएस नकली बढ़ सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टरी आदि से अर्निंग्स प्रभावित होते हैं। इन वजहों से सिर्फ ईपीएस देखकर निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है। साधारण पर असरदार तरीका, ईपीएस को कॉन्टेक्स्ट में देखें। फर्स्ट, कोर अर्निंग्स अलग करें। सालाना रिपोर्ट में देखें कौन से आइटम बार बार आते हैं और कौन से एक बार के। कोर यानी नियमित परिचालन से आने वाली कमाई पर ध्यान दें। सेकंड, एडजस्टेड ईपीएस, वन टाइम गेन्स और लॉसेस को हटाकर एक एडजस्टेड ईपीएस निकालें। ये असल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाता है। थर्ड, कैश फ्लो नॉट जस्ट ईपीएस, प्रॉफिट बनना अच्छी बात है पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पता चलता है कि पैसा असल में आ रहा है या केवल अकाउंटिंग में दिख रहा है। फोर्थ, शेयर आउट ट्रेड्स, क्या कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, डाइल्यूशन या बायबैक किए हैं, दोनों का ईपीएस पर बड़ा असर होता है। 5, टाइम और पेयर्स के साथ तुलना, एक साल के ईपीएस से प्रभावित न हो। 3 से 5 साल का ट्रेड और पेयर से तुलना कीजिए। अब जब आप पर शेयर अर्निंग्स पढ़ना जानते हैं, अगला अध्याय बताएगा कि 4 कंपनियों की तुलना करके आप क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे व्यवहारिक निर्णय बनते हैं। चैप्टर 13, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। 4 कंपनियां एक जैसी दिखती है पर अंक और अंदाज में बड़ा फर्क छुपा होता है। क्या आप सिर्फ नाम पर भरोसा कर रहे हैं या असली ताकत पढ़ पा रहे हैं? इस अध्याय का उद्देश्य है कि आप सीखें कैसे 4 अलग अलग सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना करके असली कमजोरी और ताकत खंगाली जाए। केवल हेडलाइन पढ़कर फैसले नहीं होते। छोटे संकेत, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ग्रोथ और मैनेजमेंट की नीति मिलकर सही तस्वीर बनाते हैं। ग्राहम हमें दिखाते हैं कि सिस्टमेटिक तुलना सरल चेकलिस्ट से भी की जा सकती है। किसी निवेशक के लिए चुनौतियां अक्सर ये होती है। फर्स्ट, 4 कंपनियों के रिपोर्ट्स पढ़कर भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सच्ची ग्रोथ दे रहा है और कौन अकाउंटिंग चालों से अच्छा दिख रहा है। सेकंड, सेक्टर डिफरेंसेस और बिजनेस मॉडल्स को बराबरी पर आकर कंपेयर करना आवश्यक होता है। थर्ड, और सबसे बड़ी दिक्कत कि कंपनी की मैट्रिक्स अस्थिर है और किसी सस्टेनेबल। 4 कंपनी तुलना का एक सरल और प्रभावी तरीका है। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक्स, हर कंपनी के लिए वही 5 संकेतक लें। रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सेकंड, नॉर्मलाइज करें, अलग अलग शेयर काउंट, अगर काउंटिंग पॉलिसीज को एडजस्ट करके तुलना करें, उसी आधार पर आंकड़े रखें। थर्ड, कंसिस्टेंसी, केवल 1-2 साल का सचमुच अच्छा प्रदर्शन नहीं, 3 से 5 साल का ट्रेड देखें। फोर्थ, क्वालिटेटिव ओवरले, मैनेजमेंट के इरादे, कंपटीटिव एडवांटेज और रेगुलेटरी जोखिम को जोड़ें। 5, रिलेटिव वैल्यूएशन, पीबी को पीयर से तुलना करके देखें, कौन सस्ता है, कौन महंगा और क्यों। इन स्टेप्स से आप 4 कंपनियों को एप्पल्स टू एप्पल्स तरीके से तुलना कर पाएंगे और निवेश के लिए बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अब जब आप 4 कंपनियों की तुलना जांच कर सकते हैं, अगला अध्याय बताएगा कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए शेयर कैसे चुने जाए। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। क्या आप बिना रोज बाजार देखें और बिना बड़ी रिस्क लिए भी ऐसे स्टॉक चुन सकते हैं जिनसे आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़े? हाँ, एक डिफेंसिव प्लान इसे संभव बनाता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वही है जो प्रमुख रूप से कैपिटल प्रिजर्वेशन और स्टडी इनकम चाहता है, बड़े बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहता। ग्राहम का विचार सरल है, डिफेंसिव इन्वेस्टर को सट्टे चालों में नहीं उतरना चाहिए। उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन में नियम, धैर्य और डिसिप्लिन जरूरी है। इस अध्याय का लक्ष्य ये बताना है कि कौन से स्टॉक्स और किस तरह एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो में जगह पाएं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के सामने अक्सर ये मुश्किल आती है, बाजार के शोर में किस स्टॉक को सुरक्षित समझें, डिविडेंड
एक्टिव अट्रैक्टिव है पर कंपनी की ग्रोथ कमजोर, तो क्या करें? लो वैलेटिलिटी दिखने वाले स्टॉक में हिडन रिस्क कैसे पड़े? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्राहम ने कुछ बुनियादी सिलेक्शन क्राइटेरिया दिए हैं जो आपको रखी हुई आग में हाथ डालने से रोककर समझदारी से चयन कराते हैं। डिफेंसिव निवेशक के लिए स्टॉक सिलेक्शन का सार सीधा सा है। फर्स्ट, बड़ी स्थापित कंपनियां, मार्केट कैपिटलाइजेशन और लंबी ऑपरेटिंग हिस्ट्री देखें। स्थिर समझे जाने वाले बिजनेस चुनें। सेकंड, मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन, लो डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो और पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पता करें। थर्ड, मॉडरेट पर लगातार अर्निंग्स, एक्सप्लोसिव ग्रोथ की तलाश न करें, बदलावशील कंपनी से बचें। 3 से 5 साल का स्टेबल अर्निंग ट्रेड ज्यादा मायने रखता है। फोर्थ, डिविडेंड रिकॉर्ड, स्टडी डिविडेंड हिस्ट्री अच्छा संकेत है पर पे आउट होना चाहिए। 5, उचित वैल्यूएशन, पी, पीबी आदि को पीयर से तुलना करके देखें। बेतहाशा महंगा स्टॉक अवॉइड करें। 6, लिक्विडिटी और ट्रेडेबिलिटी, ऐसा स्टॉक चुनें जिसे आप आवश्यकता अनुसार आसानी से बेच सकें। इलिक्विड शेयर डिफेंसिव के लिए ठीक नहीं। 7, डाइवर्सिफिकेशन, किसी एक सेक्टर या कंपनी पर ओवर एक्सपोजर न रखें, अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन रखें। ये सब मिलकर एक मजबूत न्यू समान पोर्टफोलियो बनाते हैं जो छोटे झटकों में टूटता नहीं। अब जब आप डिफेंसिव स्टॉक चुनना सीख गए, अगला अध्याय बताएगा कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर किस तरह अधिक सक्रिय पर कैलकुलेटेड तरीके से स्टॉक चुने। चैप्टर 15, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अगर आप थोड़ा रिसर्च करने, समय देने और समझदारी से जोखिम उठाने को तैयार हो तो वही कंपनियां हैं जो मार्केट बीट्स बन सकती है। पर सवाल है कहां से शुरू करें? इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो डिफेंसिव निवेशक से ज्यादा सक्रिय रहता है और वो एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए अतिरिक्त समय, रिसर्च और बार बार निगरानी देने को तैयार रहता है। ग्राहम का कहना है कि इंटरप्राइजिंग निवेशक के साथ टूल्स, टेक्निक और पैशंस होना चाहिए ताकि वह छोटे अनियमितता का फायदा उठा सके पर बिना अंधे जोखिम में पड़े। इंटरप्राइजिंग रास्ता आसान नहीं है। बहुत सारे अवसर शोर में छिपे होती है और बहुत सी सर्च में वैल्यू दे रही है। इन्फ्लेशन का गैम्बल, अक्सर डेटा इनकम्प्लीटेड या मिसलीडिंग होता है। हायर एक्टिविटी मतलब अधिक ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इमोशनल स्ट्रेस, इन चुनौतियों के बिना स्ट्रेटजी बनाना धोखा दे सकता है, इसलिए क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए। एंटरप्राइज इन्वेस्टर के लिए व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच साफ है। फर्स्ट, मिस प्राइस अवसर, ऐसी कंपनियां ढूंढे जिनका मार्केट ने अस्थायी वजह से नीचा आंका है, बैड न्यूज को जो अस्थायी है या शॉर्ट टर्म अर्निंग्स डिप। सेकेंड, डीप एनालिसिस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, सरफेस नंबर्स से अंदर जाइए। थर्ड, स्पेशल सिचुएशंस, स्पिन ऑफ्स, रीस्ट्रक्चरिंग, अंडरवैल्यूड सब्सिडीज, अपॉर्चुनिटीज ऑफ्टन ओवरलुक्ड रहती है। फोर्थ, स्मॉल और मिड कैप हंटिंग, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की नज़र छोटी कंपनियों पर कम होती है पर यहाँ रिसर्च क्वालिटीज जरूरी। 5, कैटलिस्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट तब करें जब कोई कैटलिस्ट जैसे प्रोडक्ट लॉन्च, रेगुलेटरी अप्रूवल, टर्न अराउंड नजर आ रहा हो। 6, सख्त एंट्री, एग्जिट नियम, बिना प्री डिफाइंड एग्जिट प्लान के एक्टिव ट्रेडिंग जोखिम बढ़ा देता है। स्टॉप लॉस और टारगेट रिटर्न तय रखें। 7, पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन, हर स्पेक्युलेटिव बेट को स्मॉल रखें, कुल पोर्टफोलियो पर बड़ा असर न होने दें। इस सिद्धांत से एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर संभावित हाई रिवॉर्ड अवसरों पर फोकस और नियंत्रित फायदा उठा सकता है। चैप्टर 16, कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स। क्या कभी सोचा है कि एक साधारण शेयर राइट आपके इन्वेस्टमेंट को स्टॉक में बदलकर अचानक लाभ देने के लगे हैं? कन्वर्टेबल और वारंट वही चाबी है पर इन्हें समझना जरूरी है। कन्वर्टेबल और वारंट दो ऐसे साधन हैं जो इक्विटी लाइक अपसाइड और डेट लाइक सुरक्षा का मिश्रण देते हैं। ग्राहम के दृष्टिकोण में ये इंस्ट्रूमेंट सामान्य स्टॉक से अलग है। इनकी संरचना, कन्वर्जन शर्तें और डाइल्यूशन
प्रभाव समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं और कब ये आपके लिए उपयुक्त या खतरनाक हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, इनके टर्म्स अक्सर जटिल होते हैं। कन्वर्जेशन रेशियो, मैच्योरिटी, कूपन आदि। सेकंड, हिडन रिस्क, कभी कभी ये इंस्ट्रूमेंट्स अपेरेंट सेफ्टी के साथ डाइल्यूशन या लेवरेज छिपाते हैं। थर्ड, वैल्यूएशन डिफिकल्टी, इनका मूल्य न सिर्फ अंडरलाइनिंग स्टॉक पर निर्भर करता है बल्कि एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट और टाइम टू कन्वर्जन पर भी। इन कारणों से इनएक्सपीरियंस्ड निवेशक अक्सर भ्रमित होकर गलती कर देते हैं या महंगा नुकसान उठा लेते हैं। कन्वर्टेबल और वारंट्स को समझने का सरल फॉर्मूला। फर्स्ट, कन्वर्टेबल इशू क्या है? यह मूल डेट या प्रेफरेंस लाइक सिक्योरिटी है जिसका एक फीचर यह है कि इसे निर्धारित शर्तों पर ऑर्डिनरी शेयर्स में बदला जा सकता है। इसका लाभ इंटरेस्ट या कूपन मिलता है, पर कन्वर्जन से इक्विटी अपसाइड भी मिल सकती है। कन्वर्टेबल कूपन कन्वर्जन। सेकंड, वारंट क्या है? वारंट्स एक प्रकार का ऑप्शन है, एक अधिकार जो फ्यूचर में किसी निश्चित प्राइस पर शेयर्स खरीदने दे सकता है। अक्सर कंपनी नया शेयर्स जारी करके वारंट्स देती है जो डाइल्यूशंस ला सकती है। वारंट ऑप्शंस, डाइल्यूशन। थर्ड, उपयोग और रणनीति। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम जैसा सुरक्षित हिस्सा मानकर पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, पर कन्वर्टेबल अच्छे टर्म होने चाहिए। एग्रेसिव यूज, वारंट स्पेक्युलेटिव अपसाइड के लिए, पर पॉजिटिव साइड छोटा रखें और एक्सपायरी के आसपास कैटलिस्ट देखें। फोर्थ, प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, रीड कन्वर्जन रेशियो और कन्वर्जन प्राइस, चेक मैच्योरिटी एंड कूपन, मॉडल वर्स्ट केस डाइल्यूशन, impact on exciting equity, credit, asset credit quality if it's debt like, keep option sizing small। ये फ्रेमवर्क आपको इन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स को मानक इन्वेस्टमेंट रूल्स के साथ जांचने में मदद करेगा ताकि अपसाइड के लिए अनावश्यक जोखिम न उठाएं। चैप्टर 17, फॉर एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। हर एक में एक साधारण गलती और हर गलती के पीछे एक साफ निवेश सिद्धांत छिपा है। आप इनसे अपनी गलती से सीखकर बड़ी भूल होने से टाल सकते हैं। ये अध्याय 4 अलग अलग केस बताता है। हर केस में एक कंपनी ने क्यों गलत कदम उठाया और क्या संकेत मिस हुए। ग्राहम का मकसद आपको दिखाना है कि नियम और सिद्धांत सिर्फ किताबी बात नहीं, वे असल दुनिया में पैसा बचाते हैं। हम इन कहानियों से प्रैक्टिकल नियम सीखेंगे, कैसे और कॉन्फिडेंस, इग्नोरिंग फंडामेंटल्स और चेसिंग ग्रोथ महंगा पड़ता है। फंडामेंटल्स और कॉन्फिडेंस। हर केस में चुनौतियां अक्सर यही थी। बाजार का शोर असली संकेतों को छुपा देता है। अकाउंटिंग या टेम्परेरी गलत निष्कर्षों को जन्म दे देते हैं और भावनाएं, फियर और ग्रिड ठंडे विश्लेषण को प्रभावित करती है। निवेशक अक्सर शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से भ्रमित होकर लंबी योजना भूल जाते हैं। ग्राहम का समाधान हमेशा लॉजिकली और रूल बेस्ड रहा। फैक्ट पर ध्यान दें, नंबर और मार्जिन जांचें और स्पेकुलेटिव एक्साइटमेंट से दूरी रखें। इन 4 कहानियों को पढ़कर आप सीखेंगे किस संकेत को गंभीरता से लें, किसे इग्नोर करें और कब पेशेंस रखना सबसे बड़ा हथियार है। कल्पना कीजिए, एक निवेशक जिसने एक बार इमोशंस में आकर महंगा स्टॉक खरीदा, तब से उसने डिसिप्लिन नियम अपनाए और कुछ सालों बाद वही निवेशक शांति से तेजी से बढ़ रहे मार्केट के बीच भी अपने संयम पर मुस्कुराया। उस संतोष की भावना जो जोखिम से समझदारी से बचने पर आती है। इन्हीं केसों का असली उपहार है इमोशंस और डिसिप्लिन के कारण। याद रखिए, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट की क्वालिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर हमेशा जोर दें। अगर आप इन सिंपल नियमों का पालन करते हैं तो आप स्पेकुलेशन के जाल से बचकर स्टडी रिटर्न्स की राह पर रह सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम नौकरी करता है, उसने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कंपनी को देखा और फोमो में कुछ शेयर खरीदे। कुछ महीनों में वो रियलाइज कि उसने फंडामेंटल नहीं देखे। ये छोटा सा अनुभव उसे डिसिप्लिन चेकलिस्ट की आवश्यकता सिखा गया। अगले चैप्टर में हम
8 जोड़े की तुलना देखेंगे। दो कंपनियां एक जैसी दिखती है, पर परिणाम क्यों अलग हुआ जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। कभी सोचा है कि दो एक जैसी दिखने वाली कंपनियां आखिरकार एक दूसरे से इतना अलग नतीजा क्यों देती है? इन 8 जोड़ों की तुलना आपके निवेश की आंख खोल देगी। इस चैप्टर का मकसद है दिखाना कि सुपरफिशियल एक जैसी लगने वाली कंपनियों के बीच छोटे छोटे फाइनेंशियल और मैनेजरियल फर्क कैसे बड़े अंतर पैदा कर देते हैं। ग्राम हमें सिखाते हैं कि कंपनी की बाहरी चमक पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वैल्यूएशन, अर्निंग्स क्वालिटी और मैनेजमेंट इंटीग्रिटी को समझना जरूरी है। बहुत से निवेशक सिर्फ ग्रोथ स्टोरी या हेडलाइन देखकर निर्णय लेते हैं, पर यही लोग अक्सर देखने में चूक जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रिक्स, साइक्लिकलिटी और हिडन लायबिलिटीज। जब मार्केट तेजी में हो तो परेशानी और गहराई हो जाती है, क्योंकि भीड़ रैशनल सवालों को दबा देती है। ग्राम का सिंपल मेथड है, एक एक जोड़े को साइड बाय साइड देखो। रेवेन्यू की क्वालिटी, अर्निंग्स पर शेयर के असली स्रोत, बैलेंस शीट की मजबूती और पास्ट बिहेवियर। इससे एक स्पष्ट फिल्टर बनता है जो स्पेक्युलेटिव शॉर्टकट को बाहर कर देता है। सुनिए, जब आप दो कंपनियों की रिपोर्ट को एक साथ देखते हैं और अचानक दिखे कि एक के लाभ अस्थायी थे जबकि दूसरे की कमाई स्थिर और साफ है, तो जो संतोष मिलता है वो गहरा होता है। वो अफसोस नहीं दिलाता और ये एहसास कि आपने शीघ्र दिखावा से ऊपर उठकर सच पकड़ा। यही इंटेलिजेंट निवेशक बनने की मंजिल है। अंत में सीख यही है, लुक बियॉन्ड प्राइस। सिर्फ शेयर प्राइस देखकर निर्णय मत लें। कंपनी की असली कहानी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और मैनेजमेंट के काम से निकल कर आती है। उन 8 जोड़ों ने यह दिखाया कि डिसिप्लिन, अनुशासन और सादा विश्लेषण अक्सर मार्केट के शोर से बेहतर निर्णय देते हैं। एक महिला उद्यमी ने 2 टेक स्टार्टअप पर विचार किया। एक का यूजर ग्रोथ तेज था पर रेवेन्यू मॉडल अस्पष्ट, दूसरे का ग्रोथ कम मगर मोनेटाइजेशन स्पष्ट और रेकनिंग वैल्यू था। उसने दूसरे में निवेश किया और बाद में वही कंपनी स्टेबल रिटर्न देने लगी। चैप्टर 19, शेयर होल्ड्स एंड मैनेजमेंट डिविडेंड्स पॉलिसी। क्यों कुछ कंपनियां मुनाफा देखकर भी पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं देती और वही निर्णय बाद में उनके शेयर होल्डर्स के लिए खुशी या अफसोस बन जाता है। डिविडेंड पॉलिसी यानी कंपनी की किस हद तक मुनाफे का हिस्सा सीधे आपको देती है। सुनने में साधारण लगता है, पर यह फैसला कंपनी की प्राथमिकताएं, ग्रोथ के मौके और मैनेजमेंट की सोच को साफ दिखाता है। ग्राहम ये समझाते हैं कि डिविडेंड सिर्फ रिटर्न का तरीका नहीं, ये एक संकेत है कंपनी किस तरह अपनी फाइनेंशियल हालत और भविष्य की योजनाओं को देखती है। डिविडेंड पॉलिसी ग्रोथ, मैनेजमेंट, सिग्नल, फाइनेंशियल पर टिकी होती है। 2 समस्याएं अक्सर उलझती है। एक, मैनेजमेंट कभी कभी डिविडेंड्स काट कर ग्रोथ प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहती है। दूसरा, शेयर होल्डर्स तत्काल नकद चाहते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बनता है और फिर कुछ मैनेजमेंट्स ऐसे निर्णय लेते हैं जो शॉर्ट टर्म दिखते हैं पर लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर वैल्यू घटा देते हैं, जैसे डेट बढ़ाकर एग्रेसिव एक्सपेंशन। समाधान सादा है, समझिए कौन स्टेक होल्डर किस वजह से महत्वपूर्ण है और मैनेजमेंट के इंसेंटिव क्या है। ग्राहम सुझाव देते हैं कि इंटेलिजेंट निवेशकों को डिविडेंड कंसिस्टेंसी और पे आउट रेशियो की पाबंदी देखनी चाहिए, पर साथ ही कंपनी की इंटरनल अपॉर्चुनिटीज और डेट पोजीशन भी जांचना जरूरी है। सही संतुलन से लॉन्ग टर्म वैल्यू बनती है। कल्पना कीजिए, आप 1 साल से लगातार डिविडेंड पा रहे हैं, फिर अचानक कंपनी हर साल का पे आउट घटा दे। वो असुरक्षा का एहसास भरोसे के टूटने जैसा है। वहीं अगर मैनेजमेंट समय पर बढ़ती डिविडेंड दे और फाइनेंशियल भी मजबूत रहे तो जो आत्मविश्वास मिलता है वो निवेशक को स्थिरता का अनुभव कराता है। सीख ये है कि डिविडेंड पॉलिसीज को मैनेजमेंट के बिहेवियर और कंपनी की ग्रोथ नीड्स के साथ तोलकर पढ़िए। केवल हाई डिविडेंड देखकर खुश न हो। सस्टेनेबिलिटी और फेयरनेस ज़्यादा मायने रखते हैं। निवेशक के लिए 2 उपाय। डिफेंसिव दृष्टि से स्टेबल डिविडेंड कंपनियां चुनें।
इंटरप्राइजिंग दृष्टि से देखें कि मैनेजमेंट के पास बेहतर इन्वेस्टमेंट मौके हैं या नहीं। चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या एक छोटा सा सेफ जोन जिसे ग्राहम कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही फर्क बन सकता है आप पैसे बचाते हैं या उसे झोंक देते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि हर निवेशक तेजी से बढ़े, पर क्या होगा अगर आप एक नियम अपनाएं जो कहे पहले नुकसान से बचो फिर लाभ की सोचो। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार। खरीदी की कीमत इतनी कम हो कि कोई भी अनपेक्षित गड़बड़ी आ जाए तो भी आपका नुकसान सीमित रहे। यह नियम इन्वेस्टमेंट की जोखिम मैनेजमेंट की नींव है। समस्या ये है कि मार्केट भावनात्मक है, कभी उत्साह तो कभी डर दिखाता है। लोग ग्रोथ के नाम पर कीमतें चुकाने लगते हैं और मार्जिन कम रह जाती है। साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अभ्यास रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। आपको अंडर वैल्यूड अवसर खोजने के लिए धैर्य रखना पड़ता है जो आसान नहीं। ग्राहम कहते हैं कि कीमत आपको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से अलग दिखती है। जब आप प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहता है। समाधान कंजर्वेटिव एंजप्शंस के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करो, फिर उस लगभग सुरक्षित दौरे पर ही खरीदो। ये एनालिटिकल तरीका आपको मौत के घाट से बचाता है जब भविष्य अनिश्चित हो। सोचिए, रात का सन्नाटा, आप अपने पोर्टफोलियो की शीट खुली देख रहे हैं, मार्केट गिरा हुआ है, पर आपकी खरीदारी ऐसी रही थी कि गिरावट से आपका नुकसान मामूली रहा। वो अनायास राहत यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है, डर के दिन में शांत नींद। अब आप सोचिए, क्या आप वही करेंगे जो भीड़ कर रही है या वही चुनेंगे जो आपकी आर्थिक आज़ादी की नींव बने। हमने ग्राहम की सिद्धांत, नियम और चुनौतियां देखी, पर असल बदलाव तब आता है जब आप रोजाना छोटे कदम उठाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।